सोनी गोद दिल छू लेने वाली कहानी। ग्वालियर की पतली पतली गलियों से थोड़ी दूर नीम और आम के घने पेड़ों से घिरा एक पुराना मकान था। दीवारों पर नमी के धब्बे थे, लेकिन आंगन साफ सुथरा। सुबह की धूप आती तो पूरा आंगन जगमगा उठता। इसी मकान में हरिनारायण शर्मा और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। हरिनारायण शर्मा विद्युत विभाग में जूनियर अकाउंटेंट थे। ना बहुत बड़ी नौकरी, ना बहुत बड़ी तनख्वाह, लेकिन घर अपना था, पुश्तैनी। सामने नीम, पीछे छोटी सी बगिया जहाँ सावित्री ने चमेली, गुड़हल और गुलाब लगा रखे थे। सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, एक बच्चे की किलकारी। शादी को 16 साल हो चुके थे। सावित्री ना जाने कितने व्रत रख चुकी थी, कितने मंदिरों में माथा टेक चुकी थी, कितने बाबाओं के चक्कर लगा चुकी थी। हर बार उम्मीद जगती फिर टूट जाती। मोहल्ले की औरतें दबी जुबान में ताने मारती, को सुनी है जरूर, कोई पाप किया होगा। सावित्री सुनती और चुपचाप आंसू पी जाती। हरिनारायण शर्मा बाहर से शांत रहते, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके थे। ऑफिस में जब कोई अपने बच्चों की बात करता तो वो चुपचाप अपनी फाइलों में मुंह छुपा लेते। एक शाम सावित्री आंगन में बैठी मटर छील रही थी। हरिनारायण जी ऑफिस से लौटे, हाथ मुंह धोया और उसके पास आकर बैठ गए। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सावित्री एक बात सोची है मैंने, बुरा मत मानना। सावित्री ने साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछे और पूछा, क्या? शहर के उस छोर पर जो अनाथालय है ना, सरकारी वाला, वहाँ एक बच्चा है, नया आया है। माँ बाप नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, बहुत छोटा है, 6-7 महीने का होगा। सोच रहा था क्यों ना हम उसे अपना लें। सावित्री का हाथ ठिठक गया। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे? समाज ने आज तक हमें क्या दिया है सिवाय तानों के? और रिश्तेदार, वो तो अब भी नाक भौं से कोड़ते हैं। कम से कम घर में रौनक तो रहेगी, कोई तो होगा जो हमें माँ बाप कहेगा। अगले रविवार दोनों अनाथालय पहुंचे। वहां की संचालिका एक अधेड़ उम्र की महिला थी। सफेद साड़ी, चेहरे पे रूखापन, लेकिन आंखों में संवेदना। उन्होंने हरिनारायण जी और सावित्री को एक छोटे से कमरे में बिठाया और थोड़ी देर बाद एक बच्चे को गोद में लेकर आए। ये है, उन्होंने कहा, 6 महीने का है। माँ डिलीवरी के बाद नहीं बची, पिता का कुछ पता नहीं, कोई रिश्तेदार लेने नहीं आया। सावित्री ने बच्चे को गोद में लिया। बच्चे ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां सावित्री की उंगली से लपेट ली, फिर अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाई और मुस्कुरा दिया। सावित्री के सीने में कुछ हिला, एक कड़माहट सी तोड़ गई। उसने हरिनारायण की तरफ देखा। देखने की जरूरत नहीं थी, हरिनारायण जी उसकी आंखों में जवाब पड़ चुके थे। अगले 2 महीनों में सारी कानूनी कार्रवाई पूरी हुई। बच्चे का नाम रखा गया आदित्य। हरिनारायण जी ने कहा, जैसे सागर की कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही इस पर हमारा प्यार असीम रहेगा। गोद लेने के कागजात हरिनारायण जी ने एक पुराने लोहे की अलमारी में रख दिए। उसके सबसे निचले खाने में एक पीली फाइल के अंदर पुराने बीमा पॉलिसी के कागजों के बीच दबाकर उन्होंने सोचा था सही वक्त आने पर बता देंगे, लेकिन वो सही वक्त कभी नहीं आया। और फिर धीरे धीरे वो फाइल भी भूल गए। उस दिन के बाद उस घर का सन्नाटा हमेशा के लिए खत्म हो गया। सावित्री सुबह से रात तक आदित्य के पीछे लगी रहती, दूध, मालिश, लोरियां, खिलौने। हरिनारायण जी ऑफिस से लौटते तो पहला सवाल यही होता, आज मेरे बेटे ने क्या किया? आदित्य बड़ा होने लगा। वो बचपन से ही बहुत तेज था। स्कूल में मास्टर साहब कहते, इस बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, बहुत आगे जाएगा। हरिनारायण जी की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। पैसों की कभी कभी तंगी होती, लेकिन हरिनारायण जी ने कभी आदित्य को एहसास नहीं होने दिया। जब आदित्य ने कहा कि उसे गणित की कोचिंग करनी है, तो हरिनारायण जी ने अपनी शाम की चाय नाश्ता छोड़ दिया। जब आदित्य ने कहा कि उसे एक साइकिल चाहिए, तो हरिनारायण जी ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। सावित्री ने एक बार पूछा, अपना ख्याल भी रखोगे कभी? तो हरिनारायण जी हंसकर बोले, बेटा खुश है तो मैं स्वस्थ हूँ। 12वीं में आदित्य ने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। अखबार में उसकी फोटो छपी। हरिनारायण जी ने वो अखबार ऑफिस के हर आदमी को दिखाया। सावित्री ने मोहल्ले के हर औरत को बुलाकर मिठाई खिलाई। जिन औरतों ने कभी उसकी सूनी गोद पर ताने मारे थे, आज उन्हीं के सामने सावित्री का सिर गर्व से ऊंचा था। फिर पुणे के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में आदित्य का दाखिला हो गया। खबर सुनकर सावित्री रो पड़ी।
बेटा पहली बार इतनी दूर जा रहा था। उस रात उसने आदित्य का बिस्तर खुद लगाया, भले ही जानती थी कि अब ये बिस्तर महीनों खाली रहेगा। स्टेशन पर ट्रेन चली तो सावित्री प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रह गई। तब तक ट्रेन का आखिरी डिब्बा भी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। हरिनारायण जी ने उसका कंधा थामा और कहा, चल, बेटे की जिंदगी बन रही है, यही तो चाहते थे हम। पुणे पहुंचकर आदित्य ने शुरू में बहुत फ़ोन किए, हफ्ते में 3-4 बार। सावित्री को हर फ़ोन का इंतज़ार रहता। पड़ोस के रमेश की दुकान में फ़ोन आता, वो तोड़कर जाती। आदित्य बताता कि हॉस्टल का खाना कैसा है, पढ़ाई कितनी मुश्किल है, दोस्त कैसे हैं। सावित्री सुनती और मुस्कुराती रहती। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, फ़ोन कम होने लगे। मम्मी, अभी प्रोजेक्ट है, बाद में करता हूँ। फिर महीनों बाद फ़ोन आता और वो भी जल्दी जल्दी बात करके कट जाता। हरिनारायण जी समझदार थे। उन्होंने सावित्री को समझाया, देख, बच्चा अपना करियर बना रहा है, हम तो चाहते थे ना कि वो हमसे बेहतर जिंदगी जिए। तो ये सब तो होगा ही। आदित्य ने कॉलेज खत्म किया, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। हरिनारायण जी उसी साल रिटायर हुए। रिटायरमेंट की रकम और सारी जमा पूंजी आदित्य की पढ़ाई और पुणे में उसके सेटल होने में लग चुकी थी। अब उसके पास बस वो पुश्तैनी मकान और हर महीने आने वाली छोटी सी पेंशन थी। फिर एक दिन आदित्य ने फ़ोन पर बताया कि वो शादी करना चाहता है। लड़की का नाम नैना था, उसी की कंपनी में काम करती थी, मुंबई में ही पली बड़ी, आधुनिक ख्यालों की। हरिनारायण जी और सावित्री खुशी खुशी पुणे मिलने गए। स्टेशन पर आदित्य लेने आया। सावित्री ने देखा उसका बेटा कितना बदल गया था। सूट बूट, चमकते जूते, हाथ में महंगी घड़ी। उसने माँ बाप को गले लगाया तो सावित्री को लगा जैसे उसकी बाहों में वो पुरानी गर्माहट नहीं रही। नैना से मुलाकात हुई। वो सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडापन था। उसने बड़ी मुश्किल से पैर छुए, फिर अपने फ़ोन में व्यस्त हो गई। खाने के टेबल पर उसने सावित्री के हाथ का बना खाना छुआ तक नहीं। बोली, आंटी, मुझे सिर्फ ग्रिल्ड फूड और सलाद पसंद है, ऑयली चीज़ें मुझे सूट नहीं करती। सावित्री का दिल बैठ गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो पसंद हो। रात में सावित्री ने हरिनारायण जी से कहा, लड़की ठीक नहीं लगी मुझे। हरिनारायण जी ने उसका हाथ थामा। नई जमाने की लड़की है, आदतें अलग हैं, लेकिन आदित्य खुश है ना, बस यही काफ़ी है। शादी ग्वालियर में हुई। हरिनारायण जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो थोड़ी बहुत बचत थी सब शादी में लग गई। लेकिन रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के सामने नैना ने कई बार ग्वालियर के घर, खाने और रीति रिवाजों पर नाक मुंह छोड़े। ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है, इतने सारे लोग, इतनी भीड़। ये सब सावित्री सुनती रही और चुप रही। बेटे की खुशी के लिए शादी के बाद आदित्य और नैना पुणे लौट गए। सावित्री फिर अकेली पड़ गई। हरिनारायण जी तो थे, लेकिन घर का कोना कोना आदित्य की याद दिलाता था। उसका बचपन का झूला, उसकी किताबें, दीवार पर उसके मेडल। सावित्री घंटों उसके कमरे में बैठी रहती। फ़ोन अब बहुत ही कम आता था। त्योहारों पर भी कभी कभी मिस कॉल आती, फिर एक मैसेज, मम्मी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। और वो बात कभी आता ही नहीं था। पिछले 2 सालों में आदित्य ग्वालियर बस एक बार आया, वो भी अकेला। नैना नहीं आई। सावित्री ने पूछा तो आदित्य ने झुल्लाकर कहा, मम्मी उसकी नौकरी है, छुट्टी नहीं मिलती, आप समझा कीजिए। उस दिन सावित्री बहुत देर तक रसोई में बैठी रही। हरिनारायण जी ने आवाज़ लगाई तो उसने कहा, आ रही हूँ, लेकिन आवाज़ रूंधी हुई थी। इस बीच हरिनारायण जी का स्वास्थ्य गिरने लगा। उम्र हो चली थी, पेंशन छोटी थी, दवाइयाँ महंगी थी, पुश्तैनी मकान की मरम्मत की ज़रूरत थी। बरसात में छत टपकती, दीवारों पर सीलन आ जाती। एक बार हरिनारायण जी ने हिम्मत करके आदित्य को फ़ोन पर बताया, बेटा घर की छत टपक रही है, बारिश का मौसम आ रहा है, मिस्त्री बुलाना है। कितने पैसे लगेंगे पापा? 15-20 हज़ार तो होंगे ही। ठीक है पापा, मैं भेज देता हूँ। लेकिन पैसे कभी नहीं आए। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते। हरिनारायण जी ने दोबारा फ़ोन नहीं किया। उनका स्वाभिमान आड़े आ गया। उन्होंने अपनी पेंशन से ही कुछ जुगाड़ किया और छत की मरम्मत करवाई। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सर्दियाँ थी, जनवरी की कड़कती ठंड।
रात के करीब 11 बजे सावित्री को सीने में तेज दर्द उठा। वह पसीने से तरबतर हो गई। हरिनारायण जी घबरा गए। कांपते हाथों से उन्होंने आदित्य का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही बहुत देर तक। फिर उधर से आवाज़ आई, हेलो। तेज म्यूजिक की आवाज़ पीछे चल रही थी। शायद कोई पार्टी चल रही थी। बेटा बेटा आदित्य, तेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, सीने में दर्द हो रहा है। मैं? पापा, इतनी रात को? अभी मेरे घर कुछ लोग आए हुए हैं, आप लोकल डॉक्टर को बुलाइए ना, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। बेटा सुन तो, तू बात तो कर ले अपनी माँ से। पापा मैं कल फ़ोन करता हूँ, अभी रखता हूँ। फ़ोन कट गया। हरिनारायण जी ने स्क्रीन की तरफ देखा, कॉल खत्म। उन्होंने फिर मिलाया, लेकिन इस बार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया। पड़ोसी ने ऑटो रिक्शा बुलाया। सावित्री को अस्पताल ले जाने में आधा घंटा और लग गया। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने देखा और कहा, बहुत बड़ा हार्ट अटैक है, बहुत देर हो चुकी है। हरिनारायण जी अस्पताल के गलियारे में फर्श पर बैठ गए। डॉक्टर कुछ कह रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके हाथ में सावित्री की साड़ी का पल्लू था, जिसे वो बेहोशी में पकड़े हुए थे। सुबह आदित्य पहुंचा। माँ का शरीर देखकर वो फूट फूट कर रोया, लेकिन नैना नहीं आई। उसने फ़ोन पर कहा, मैं मौत और शोक के माहौल में नहीं रह सकती, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, तुम जल्दी आ जाना। 13वीं की रस्म हुई। हरिनारायण जी चुपचाप सब करते रहे, ना रोए ना कुछ बोले, बस आंखें सूनी हो गई थी। 13वीं के एक हफ्ते बाद आदित्य ने हरिनारायण जी से बात की। चेहरे पर झिझक थी, आंखें नहीं मिला पा रहा था। पापा, मैंने एक जगह देखी है आपके लिए, विश्राम वृद्धाश्रम नाम से ओल्ड एज होम है, शहर से बाहर, बिल्कुल शांत इलाके में। बहुत अच्छा है, साफ सुथरा, खाना भी अच्छा मिलता है। आपकी उम्र के और लोग भी हैं। आप अकेले यहाँ पड़े पड़े उदास रहेंगे, वहाँ कंपनी मिलेगी। हरिनारायण जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने जूते के फीते देख रहे थे। जूते पुराने थे, फीता एक जगह से गांठ लगाकर जोड़ा हुआ था। और पापा, ये मकान, इसे बेच देते हैं, जिंदगी भर की जमा पूंजी है, आपके काम आएगी। ओल्ड एज होम का खर्च भी इसी से चल जाएगा। मैं बात करके आया हूँ, एक बिल्डर तैयार है। हरिनारायण जी का गला सूख गया। तेरी माँ ने ये घर संभाल कर रखा था। उनकी आवाज़ पहली बार फूटी। हर दिवाली पर वो खुद चूना करती थी, कहती थी हमारा बेटा आएगा तो साफ सुथरा मिलना चाहिए। और अब तो कह रहा है कि पापा प्रैक्टिकल बनिए। आदित्य की आवाज़ में झुंझलाहट थी। अब यहाँ कौन रहेगा, मैं तो पुणे में हूँ, आप अकेले यहाँ रहेंगे तो दिक्कत होगी। वहाँ देखभाल होगी, खाना मिलेगा, दवाइयाँ मिलेगी, यही तो सही है। हरिनारायण जी ने उस दिन के बाद कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस इतना पूछा, कब चलना है? अगले रविवार को। मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। रविवार आया। हरिनारायण जी ने अपना छोटा सा बक्सा बांधा, 2 कुर्ते, 2 पजामे, सावित्री की एक तस्वीर और आदित्य के बचपन का एक फ़ोटो। बाकी सब कुछ, सावित्री की साड़ियाँ, आदित्य के बचपन की किताबें, खिलौने, मेडल, सब मकान में ही रह गए। वो पुरानी लोहे की अलमारी भी वैसी ही खड़ी रही। उसके सबसे निचले खाने में वो पीली फाइल अब भी दबी हुई थी, लेकिन ये बात सब भूल चुके थे। विश्राम वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में था। बाहर एक बड़ा सा लोहे का गेट था, अंदर एक छोटा सा बगीचा और कुछ कमरे। हरिनारायण जी को एक कोने का कमरा मिला, एक खाट, एक अलमारी, एक खिड़की जो गेट की तरफ खुलती थी। आदित्य उन्हें छोड़कर चला गया। जाते जाते कह गया, मैं फ़ोन करता रहूँगा पापा। हरिनारायण जी ने सिर हिला दिया। उन्हें पता था कि ये फ़ोन कभी नहीं आएगा। हरिनारायण जी हर सुबह उठते, नहाते, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते और आश्रम के गेट के पास बनी लोहे की बेंच पर जाकर बैठ जाते। हाथ में सावित्री की तस्वीर और आदित्य का बचपन का फ़ोटो। वो बस गेट की तरफ देखते रहते। राह चलते लोगों को लगता जैसे कोई मूर्ति बैठी हो। एक दिन आश्रम के दूसरे बुजुर्ग केशव जी ने पूछ ही लिया, हरिनारायण जी, आप रोज़ यहाँ बैठ जाते हो, क्या सोचते रहते हो? हरिनारायण जी ने हल्की सी मुस्कान से जवाब दिया, सोचता हूँ आज ज़रूर आएगा, इतवार है, शायद छुट्टी हो। कौन आएगा? मेरा बेटा आदित्य, बड़ा अफसर है पुणे में, बहुत बिजी रहता है, लेकिन आज ज़रूर आएगा। केशव जी कुछ कहने वाले थे, लेकिन हरिनारायण जी की आंखों में वो चमक देखकर चुप रह गए।
वो चमक झूठी उम्मीद की थी, लेकिन चमक तो थी। उसी चमक के सहारे हरि नारायण जी रहते थे। महीने बीत गए, गर्मी आई, बारिश आई, सर्दी आई। हरि नारायण जी हर मौसम में उसी बेंच पर बैठे रहे। एक दिन तेज बुखार में भी वो उठकर बेंच पर गए। वहाँ बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। केयरटेकर ने उठाकर कमरे में लेटाया, लेकिन अगली सुबह वो फिर बेंच पर थे। एक बार आश्रम के प्रबंधक वर्मा जी ने उनसे कहा, हरि नारायण जी, आप रोज बैठते हैं, अगर आपका बेटा आना चाहता तो अब तक आ गया होता। हरि नारायण जी ने उनकी तरफ देखा और बड़े प्यार से बोले, वर्मा जी, आप भूले हैं। बच्चे होते ही ऐसे हैं, भूल जाते हैं, लेकिन एक दिन याद आती है और वो भागे चले आते हैं। मैंने उसे जाना है, वो आएगा शायद कल, शायद परसों, लेकिन आएगा ज़रूर। आदित्य कभी नहीं आया। सावन का महीना था, झमाझम बारिश हो रही थी। हरि नारायण जी उस दिन भी बेंच पर जाना चाहते थे, लेकिन उठ नहीं पाए। सीने में दर्द था, सांस फूल रही थी, ठीक वैसा ही दर्द जैसा सावित्री को हुआ था। वर्मा जी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और उन्हें बाहर ले जाकर कहा, अब इनका वक्त आ गया है, इनके घर वालों को खबर कर दो। वर्मा जी के पास आदित्य का नंबर था, एडमिशन के वक्त फॉर्म में लिखा गया था। उन्होंने फ़ोन मिलाया। बहुत देर तक घंटी बजती रही, फिर किसी ने उठाया। हेलो, मैं ग्वालियर के विश्राम वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ, क्या मैं आदित्य जी से बात कर सकता हूँ? सर घर पर नहीं है, मैं इनके यहाँ काम करता हूँ। कोई मैसेज है? देखो बेटा, यहाँ इनके पिता हरिनारायण जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनसे कहना फ़ौरन ग्वालियर आए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बता दूँगा। नौकर ने वो मैसेज आदित्य को अगले दिन दिया। आदित्य उस वक्त एक बिजनेस मीटिंग की तैयारी कर रहा था। उसने सुना, सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मैं शाम को देखता हूँ। लेकिन शाम तक वो बात भूल चुका था। उसी सुबह हरिनारायण जी ने आखिरी सांस ली। हाथ में अब भी आदित्य के बचपन की तस्वीर थी। तस्वीर में आदित्य 5 साल का था, स्कूल यूनिफॉर्म में, बस्ता टांगे, सामने के दांत टूटे हुए और एक ऐसी मासूम हंसी जो अब शायद उसके चेहरे पर कभी नहीं आती थी। दोपहर तक वृद्धाश्रम में भीड़ लग गई। आसपास के गांव से भी लोग आए। हरिनारायण जी अपनी मीठी बोली और सादगी के कारण सबके चहेते थे। प्रबंधक वर्मा जी ने आवाज़ लगाई, भाइयों, अब 12 बज रहे हैं, बहुत धूप हो जाएगी, कौन कौन कंधा देगा हरिनारायण जी को? आश्रम के 10 बुजुर्ग सामने आए। बाहर से भी लोग आ गए। वर्मा जी ने भरे गले से कहा, हम सबको गर्व है कि हम ऐसे इंसान को अंतिम विदाई दे रहे हैं जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों के लिए जिया, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, और आज आज हम सब इनके अपने हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का जय घोष गूंजा और अर्थी उठ गई। आश्रम का वो गेट जिसके पास बैठकर हरिनारायण जी रोज इंतजार करते थे, आज उन्हें विदा कर रहा था। अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद आदित्य ग्वालियर पहुंचा। वो सीधा आश्रम गया। वर्मा जी ने उसे देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई। आप आदित्य हैं? जी, मुझे अभी अभी पता चला, नौकर ने बताया कि पापा नहीं रहे। मैं रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ। वर्मा जी ने एक लंबी सांस ली। बहुत देर कर दिया आपने। बहुत देर? कहाँ है पापा? उनका अंतिम संस्कार हो गया क्या? हमने कर दिया, हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, गर्मी का मौसम था। आदित्य चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना आंसू ना पछतावा, बस एक सूनापन। उनका सामान? उसने पूछा। उनके कमरे में है, थोड़ा सा ही था, एक बक्सा, एक तस्वीर, एक फोटो। आदित्य ने सामान लिया और चुपचाप चला गया। वर्मा जी उसे जाते हुए देखते रहे। अगले दिन आदित्य अपने पुश्तैनी मकान पर गया। बिल्डर को बेचने का सौदा लगभग तय हो चुका था। उसे मकान खाली करवाना था, कुछ सामान बेचना था, कुछ फेंकना था। ताला खोलकर अंदर गया तो एक अजीब सी गंध आई, बंद मकानों वाली, नमी और धूल भरी। आंगन में नीम के पत्ते बिखरे पड़े थे। सावित्री की चमेली गुड़हल का पौधा सूख चुका था। आदित्य ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ा था, बस और जर्जर हो गया था। उसने सामान छंटवाना शुरू किया। पुराने बर्तन, किताबें, कपड़े सब निकलने लगे। तभी उसकी नज़र कोने में रखी लोहे की अलमारी पर पड़ी। वो हरिनारायण जी की अलमारी थी। पुरानी, जंग लगी, लेकिन अब भी मजबूत।
आदित्य ने अलमारी खोली। ऊपर के खाने में पुराने कपड़े थे, हरिनारायण जी के सफ़ेद कुर्ते और सावित्री की साड़ियाँ। आदित्य ने सब निकलवा दिया। फिर सबसे निचला खाना खोला, उसमें पुरानी फाइलें थी, बीमा पॉलिसी, राशन कार्ड, पुराने बिल। तभी उसकी नज़र एक पीली फाइल पर पड़ी। वो बाकी फाइलों से अलग थी, उस पर कुछ लिखा नहीं था। आदित्य ने उसे उठाया और खोला। अंदर कुछ कागज़ थे, एक कोर्ट का स्टाम्प पेपर, कुछ हस्ताक्षर और एक सर्टिफिकेट। आदित्य ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। एडॉप्शन सर्टिफिकेट। ये प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिनारायण शर्मा जी और श्रीमती सावित्री शर्मा ने 6 माह के एक शिशु को दत्तक ग्रहण किया है। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने कागज़ को बार बार पढ़ा। आंखें शब्दों पर दौड़ती रहीं, लेकिन दिमाग मानो काम करना बंद कर चुका था। ये क्या है? उसने फाइल में आगे देखा। एक और कागज़ था, हाथ से लिखा हुआ, हरिनारायण जी की लिखाई में। आदित्य आंगन की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने चिट्ठी खोली। स्याही कहीं कहीं धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द साफ थे। आदित्य, मेरे प्यारे बेटे, पता नहीं तू ये चिट्ठी कब पढ़ेगा या कभी पढ़ेगा भी या नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ। तेरी माँ कहती थी एक दिन तुझे सच बताना चाहिए, लेकिन मैं कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। सोचता था सही वक्त आएगा तो बता दूंगा। वो सही वक्त कभी नहीं आया। बेटा, तू हमारा अपना खून नहीं है। हमने तुझे अनाथालय से गोद लिया था जब तू सिर्फ 6 महीने का था। तेरी असली माँ तुझे जन्म देते ही भगवान के पास चली गई थी। तेरा असली बाप कौन था हमें कभी पता नहीं चला। लेकिन आदित्य, एक बात हमेशा याद रखना, हमने तुझे कभी पराया नहीं समझा। जिस दिन तू हमारी गोद में आया उसी दिन से तू हमारा अपना था। तेरी माँ ने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तुझसे ज़्यादा प्यार उसने किसी से नहीं किया। मैंने भी नहीं। जब तू छोटा था और रात में बुखार से तड़पता था तो तेरी माँ रात भर जागकर तेरे सिर पर पानी की पट्टी रखती थी। जब तूने पहली बार माँ कहकर पुकारा था तो वो खुशी से रो पड़ी थी। जब तूने 12वीं में टॉप किया तो मैं ऑफिस में सबको अखबार दिखाता रहा, देखो मेरा बेटा है ये। हमारी ज़िंदगी तुझसे थी आदित्य। तू नहीं होता तो हम भी नहीं होते। हो सकता है ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते हम तुझे छोड़कर जा चुके हों। अगर ऐसा है तो एक बात ध्यान रखना, कभी ये मत सोचना कि तू हमारा अपना नहीं था। तू हमारा अपना था, अपना है और हमेशा रहेगा। खून से नहीं, प्यार से। और प्यार बेटा खून से बड़ा होता है। हम तुझसे बहुत प्यार करते थे। और हाँ, अगर कभी तुझे लगे कि हमने तुझे ये बात छुपाकर गलत किया तो माफ़ कर देना। हमसे कोई भूल हो गई हो तो भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि तू हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। तेरे पापा हरिनारायण जी। तेरी माँ कहती थी कि तुझे हर हाल में बता देना चाहिए, लेकिन मैं डर गया था। सोचा कहीं तू हमें पराया न समझने लगे। यही एक कमज़ोरी थी मेरी। माफ़ करना बेटा। आदित्य ने चिट्ठी पढ़कर ख़त्म की। हाथ ढीले पड़ गए, कागज़ घुटनों पर गिर गए। वो वही आंगन की सीढ़ियों पर बैठा रहा। सामने नीम का पेड़ था जिसकी छांव में वो बचपन में खेला करता था। दाईं तरफ रसोई का दरवाज़ा था जहाँ से सावित्री की आवाज़ आती थी, आदित्य खाना तैयार है, हाथ धो ले। बरामदे में हरिनारायण जी की कुर्सी रखी थी जिस पर बैठकर वो अखबार पढ़ते करते थे। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं था। आदित्य ने अपने चारों तरफ देखा। दीवारों पर उसके बचपन के निशान थे। एक जगह उसने पेंसिल से लकीरें खींची थी, दूसरी जगह क्रिकेट खेलते हुए गेंद का निशान था। बरामदे की छत के कोने में एक मकड़ी का जाला था जिसे सावित्री हर रोज साफ करती थी और कहती थी, ये मकड़ी भी ना मानेगी। अब वो जाले से भरा हुआ था। सावित्री नहीं थी। आदित्य की आंखें सावित्री की तस्वीर पर गईं जो दीवार पर टंगी थी। पास ही हरिनारायण जी की तस्वीर थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी उसे याद आया आश्रम के वर्मा जी की बात। वे रोज गेट पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करते थे, बारिश हो या धूप। वो उस बेंच पर जरूर बैठते, कहते थे आज जरूर आएगा मेरा आदित्य। रोज हर दिन, बारिश में भी, धूप में भी, बुखार में भी। और वो एक बार भी नहीं गया, एक बार भी नहीं। आदित्य का गला रूंधने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और देखा हरिनारायण जी सफ़ेद कुर्ते में, हाथ में छड़ी, आश्रम के गेट पर बैठे हैं। आंखें सड़क पर टिकी हैं, एक एक गाड़ी को देखते हैं। हर बार उम्मीद जगती है शायद ये हो, और हर बार गाड़ी निकल जाती है।
फिर वो उठते हैं और धीरे धीरे अपने कमरे में लौट जाते हैं और सावित्री की तस्वीर से कहते हैं, आज नहीं आया, कल आएगा। फिर अगली सुबह फिर वही बेंच, फिर वही इंतज़ार। दिन, हफ्ते, महीने, साल। आदित्य ने आंखें खोली। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और उसे पता भी नहीं चला कि कब से बह रहे थे। उसने दोबारा चिट्ठी उठाई। आखिरी लाइन पढ़ी, हम तुझसे बहुत प्यार करते थे। और तब आदित्य टूट गया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। आंगन की ठंडी ईंटों पर उसका माथा टिक गया। उसके मुंह से सिर्फ एक आवाज़ आई, मम्मी, पापा। फिर हिचकियाँ बन गई, एक बच्चे की तरह, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में रोता था जब चौखट लग जाती थी। लेकिन तब तो सावित्री दौड़कर आती थी, अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती थी, गोद में उठाकर चूमती थी, कहती थी, कुछ नहीं हुआ मेरा राजा बेटे को, माँ है ना। अब कोई नहीं था। आदित्य रोता रहा। आंगन सूना था। नीम के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे, मानो रोने की आवाज़ सुनकर खुद भी उदास हो गए हों। थोड़ी देर बाद वो उठा। उसकी नज़र हरिनारायण जी की कुर्सी पर गई। वो धीरे धीरे उठा और उस कुर्सी के पास गया। कुर्सी धूल से भरी थी। उसने अपने हाथ से धूल साफ की और कुर्सी पर हाथ फेरा। पापा, वो फुसफुसाया, पापा, आपने चिट्ठी में लिखा कि मुझे माफ़ करना, लेकिन माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए ना। उसने कुर्सी के सामने घुटने टेक दिए। मैंने आपकी एक ना सुनी पापा, मम्मी की एक ना सुनी। मम्मी उस रात अकेली तड़पती रही और मैंने फ़ोन काट दिया। आप रोज़ मेरा रास्ता देखते रहे और मैं एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई। और आपने मुझे अपना बेटा बनाया। मुझे कोई और छोड़ गया, लेकिन आपने और मम्मी ने उठा लिया, अनाथ को अपना बना लिया। और मैंने आपको अनाथ कर दिया, अपनी ही ज़िंदगी में, अपने ही घर में, अपने ही बेटे के लिए अनाथ कर दिया। वो फिर रोने लगे, इस बार और ज़ोर से। आवाज़ें आंगन में गूंज रही थी और नीम के पत्ते सरसरा रहे थे, जैसे हरिनारायण जी सावित्री की आत्मा उसे सुन रही हो, जैसे वो कह रही हो, रो मत बेटा, हमने तुझे माफ़ कर दिया। माँ बाप होते ही ऐसे हैं। शाम ढल चुकी थी। आंगन में अंधेरा घिराया था। आदित्य वहीं बैठा रहा, हरिनारायण जी की कुर्सी के पास, हाथ में वो पीली फाइल और चिट्ठी लिए। उसकी आंखें सूज गई थी, आवाज़ बैठ गई थी। आखिरकार वो उठा। उसने अलमारी के पास जाकर सावित्री की साड़ियों को देखा, उन पर हाथ फेरा। एक पुरानी सूती साड़ी पर उसकी नज़र रुकी, वही साड़ी जो सावित्री अक्सर पहना करती थी। उसने वो साड़ी उठाई और चेहरे से लगा ली। उसमें अब भी सावित्री के हाथों की महक बसी हुई थी, हल्दी, धनिया, मिट्टी के चूल्हे जैसी। मम्मी, वो फिर गुदगुदाया और चुपचाप खड़ा रहा। बाहर शाम ढल कर रात हो चुकी थी। मोहल्ले में रोशनियां जलने लगी थी, लेकिन हरिनारायण जी के पुश्तैनी मकान में अंधेरा था और उस अंधेरे में एक बेटा बैठा था, अपने माँ बाप की यादों से लिपटा हुआ, जिन्हें उसने खोया नहीं था, गंवा दिया था। अपनी अकड़, अपनी व्यस्तता, अपनी अहमियत के चक्कर में गंवा दिया था। आसमान में दो तारे एक दूसरे के बिल्कुल करीब टिमटिमा रहे थे। आदित्य ने ऊपर देखा। उसे लगा जैसे हरिनारायण जी और सावित्री उसे देख रहे हों और शायद वो मुस्कुरा रहे हों, क्योंकि माँ बाप होते ही ऐसे हैं। बच्चा चाहे कितना भी भूल जाए, कितना भी दूर चला जाए, वो कभी उसे दिल से नहीं निकालते। वो हमेशा माफ़ कर देते हैं, हमेशा। आदित्य ने आंखें बंद की और एक आखिरी बार फुसफुसाया, पापा, मम्मी, अगर अगला जन्म हो तो भगवान से एक ही मांगूंगा, इस बार आप दोनों के पेट से जन्म लूं, इस बार आपका अपना खून बनकर आऊं, और इस बार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। हवा का एक झोंका आया और नीम के पत्ते फिर सरसराने लगे। आदित्य के गालों पर आंसू सूख चुके थे, लेकिन आंखों में एक नई नमी थी, शायद प्रायश्चित की, शायद उस प्यार की जो अब उसे समझ आया था। और शायद हरिनारायण जी और सावित्री की आत्मा को अब सचमुच शांति मिल गई थी, क्योंकि उनका बेटा आखिरकार घर लौट आया था। देर से, बहुत देर से, लेकिन लौट तो आया। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।